नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद जॉब यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले प्लेटफॉर्म का बिहार इंटर का प्रैक्टिस सेट जो आया क्वेश्चन बैंक आया हो उसका सेट 1 हम लोग देखने वाले हैं और जीके जीएस को बहुत डिटेल में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए हम डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, केंद्रीय जल विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है? केंद्रीय जल विद्युत शोध केंद्र स्थित है खड़गवाशाला में। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे जल एवं विद्युत परियोजना की बात की गई है, जल विद्युत संयंत्र की बात की गई है। तो सबसे पहले भारत का पहला जल विद्युत संयंत्र यहाँ पे लिख देते हैं कहाँ स्थापित किया गया था? कर्नाटक में स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया गया था? 1902 ईस्वी में स्थापित किया था कर्नाटक में शिव समुद्रम में। कहाँ पे? शिव समुद्रम में स्थापित किया गया था। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। खड़गवाशाला में एक और चीज स्थित है जो नेशनल डिफेंस एकेडमी है, एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी, एनडीए का भी हेडक्वार्टर यहीं पे खड़गवाशाला में स्थित है। ओके, नेक्स्ट जो है ये शिव समुद्रम जो कर्नाटक में फर्स्ट जो प्रथम जल विद्युत परियोजना शिव समुद्रम में बनाया गया था, किस नदी पे? कर्नाटक में शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना भी इसी का नाम है, जल विद्युत परियोजना। या किस नदी पे बनाया गया था? कावेरी नदी पे बनाया गया था। कावेरी नदी, कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दक्षिण भारत की गंगा, दक्षिण भारत की गंगा इसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, अच्छा, दक्षिण भारत की गंगा। अगर बोल दे दक्षिण की गंगा किस नदी को बोलते हैं? दक्षिण की गंगा, दक्षिण की गंगा किस नदी को बोलते हैं? बोलते हैं गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा। गोदावरी कहाँ से निकलती है? महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कुछ जल विद्युत परियोजना देख लेते हैं। जैसे कोयना जल विद्युत परियोजना जो है यह भारत का सबसे बड़ा जल विद्युत परियोजना है। कौन है? कोयना जल विद्युत परियोजना। कोयना जल विद्युत परियोजना भारत का सबसे बड़ा जल विद्युत परियोजना है जो कहाँ स्थित है? जो महाराष्ट्र के कोयना नदी पर स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है। और महाराष्ट्र के कहाँ पे? कोयना में स्थित है। कोयना नदी पर ये बना हुआ है, कोयना नदी पर। ठीक है, और इस पे 4 बांध बना हुआ है। महाराष्ट्र के बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, यहाँ के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं और यहाँ के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी है। राजकीय पशु जो है इसका राजकीय पशु गिलहरी है। राजकीय पक्षी हरा पीला पैर वाला और हरा कबूतर है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। यहाँ का राजकीय वृक्ष आम है और राजकीय पुष्प जो है वह क्या है? जारुल है। ये चीज फैक्ट आप याद रखिएगा महाराष्ट्र को लेकर। ओके, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 1857 की क्रांति से संबंधित क्वेश्चन है। 1857 की क्रांति में निम्नलिखित में से किसे एक मित्र द्वारा धोखा मिला, ब्रिटिश द्वारा पकड़ा गया तथा मार दिया गया? यह कौन थे जिनको मित्र द्वारा धोखा दिया गया? तो वह थे तात्या टोपे। कौन थे? तात्या टोपे। ऑप्शन डी राइट आंसर है। तात्या टोपे का धोखा दिया गया था किसके द्वारा? किसके द्वारा धोखा दिया गया था? तो यह धोखा दिया गया था मान सिंह के द्वारा। और इसके बचपन तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। रामचंद्र पांडुरंग इसका मूल नाम था। रामचंद्र पांडुरंग, पांडुरंग इनका मूल नाम था। ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा। और रामचंद्र इनको तात्या टोपे को अंग्रेजों के द्वारा फांसी दे दिया गया था। बाकी और देख लेते हैं। जैसे बिहार से कौन थे? बिहार के जगदीशपुर से कौन थे? जगदीशपुर से बिहार के कौन थे? बहुत फेमस क्वेश्चन है। कुंवर सिंह थे, हर एग्जाम में आता है। कुंवर सिंह बिहार से नेतृत्व किए थे। ठीक है, अगर पटना से बोलेगा तो पीर अली आंसर होगा। ठीक, चलिए कानपुर से कौन थे? कानपुर से नाना साहब थे। कानपुर से यहाँ कानपुर से कौन थे? नाना साहब थे। नाना साहब कहाँ से थे? कानपुर से थे। ओके, और दिल्ली से बख्त कहाँ थे? दिल्ली का किसने किया था? दिल्ली का बख्त का किया था। दिल्ली का बख्त का कौन था? तो बहादुर शाह जफर का सेनापति था। दिल्ली से बख्त का किया था। लखनऊ से बेगम हजरत महल। लखनऊ से कौन किए थे? बेगम हजरत महल लखनऊ का नेतृत्व किए थे। ओके, और कोई झांसी से रानी लक्ष्मीबाई। बिल्कुल, झांसी से किसने किया था? रानी लक्ष्मीबाई की थी। रानी लक्ष्मीबाई कहाँ से की थी? झांसी की थी। फैजाबाद से किसने किया था? फैजाबाद से मोहम्मद अब्दुल्ला किए थे। फैजाबाद से मौलवी अब्दुल्ला के द्वारा किया गया था फैजाबाद में। ये सब फैक्ट याद रखिएगा, सब क्वेश्चन ही है, सब क्वेश्चन आता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम लोग बरेली से किसने किए थे? खान बहादुर खान। बरेली से, ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में। बरेली से खान बहादुर खान के द्वारा किया गया था। खान बहादुर खान के द्वारा कहाँ से किया गया था? बरेली से किया गया था। 1857 की क्रांति का जो प्रतीक क्या था? रोटी और कमल था। क्या था? रोटी और कमल। इसका तत्कालीन कारण क्या था? कारतूस जो कारतूस वाला जो चर्बी हुई युक्त कारतूस था वह था जो इनफील्ड राइफल को एक्सचेंज किया गया था उसका इसका जो है तत्कालीन कारण था। और शुरुआत कहाँ से हुआ था? मेरठ से इसका शुरुआत हुआ था। चलिए इतना फैक्ट काफी है, बाकी और क्वेश्चन आएगा हम लोग देख लेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 1929 में किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश शासन से पूर्व स्वतंत्रता प्रस्ताव पारित किया गया था? ब्रिटिश शासन से पूर्व एक बार पूर्ण स्वतंत्र प्रस्ताव पारित किया गया था।
तो यह 1929 में पारित किया गया था 1930 के लिए, ठीक है। 1929 में पारित किया गया था। हुआ क्या था कि 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, कहाँ पे, लाहौर में, लाहौर में हुआ था, ठीक। और इस लाहौर की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। और इसी में रात को 12 बजे रावी नदी के तट पे झंडा फहराया गया और यह बोला गया कि 26 जनवरी 1930 तक हम लोग पूर्ण स्वराज हो जाएंगे, यानी पूर्ण आजाद हो जाएंगे, पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो जाएंगे, ठीक। यह बोला गया था। और इसमें इसी कारण 26 जनवरी को हम लोग जो अपना संविधान पूर्ण रूप से लागू किए थे और गणतंत्र दिवस भी मनाते हैं इसी दिन के याद में, ठीक है। तो यह जब पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसकी अध्यक्षता किया गया था। क्या है, मोतीलाल नेहरू जस्ट 1928 में जो हुआ था, लाहौर 1928 में जो कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा 1905 का अधिवेशन किया गया था। 1905 का जो कांग्रेस का अधिवेशन था, इसमें इसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। यह बनारस में हुआ था यह अधिवेशन। बाल गंगाधर तिलक द्वारा कोई भी कांग्रेस का अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं किया गया था। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। अच्छा, बिहार से संबंधित है, हम लोग थोड़ा बिहार का फैक्ट देख लेते हैं। बिहार में दो हुआ था, बिहार में कांग्रेस का दो अधिवेशन हुआ था। एक अधिवेशन हुआ था 1912 में, जो पहला हुआ था कहाँ पे, बांकीपुर पटना में हुआ था। बांकीपुर पटना में हुआ था। और जो सेकेंड अधिवेशन हुआ था 1922 में हुआ था, गया में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किसने किया था, चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का कौन सा सिद्धांत महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा हुआ है। इसमें कौन सा सिद्धांत है, तो वह ग्राम पंचायतों की स्थापना महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा हुआ। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में देख लेते हैं। कल जो हम राज्य के एडिटोरिया के 5000 प्लस ऑब्जेक्टिव का सेट 2 बताए थे, उसमें और राज्य के नीति निर्देशक तत्व बहुत डिटेल में बताए थे। यहाँ भी बताते हैं ये किस भाग में, भाग 4 के अंतर्गत आता है। किस भाग के, भाग 4 के अंतर्गत। इसमें 36 से 51 अनुच्छेद इसके अंतर्गत आता है, ठीक है। ये किस देश के संविधान से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया, आयरलैंड के संविधान से। थोड़ा सा पेन मोटा कर लेते हैं, थोड़ा सा बहुत ज्यादा पतला ही लग रहा है। चलिए, ये कहाँ से लिया गया था, आयरलैंड के संविधान से लिया गया, ठीक है। चलिए, और इसको लेकर ना कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। आयरलैंड के संविधान से लिया गया था और इसको लेकर इंपॉर्टेंट फैक्ट हम लोग देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांति समाधान या अनुच्छेद 51 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 50 में, इसमें याद रखिएगा जो है कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथकीकरण इसमें दिया गया। अनुच्छेद 40 याद रखिएगा जो पंचायती राज से संबंधित है। ग्राम पंचायत की अनुच्छेद से संबंधित है, अनुच्छेद 40 से संबंधित है, ठीक। अनुच्छेद 44 याद रखिएगा, अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता से संबंधित है, अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 39 ए याद रखिएगा, ठीक है। धन का समान वितरण किससे संबंधित है, अनुच्छेद 39 ए से संबंधित है, धन का समान वितरण। ओके, और अनुच्छेद 49 याद रखिएगा, अनुच्छेद 49 से क्या संबंधित है, स्मारकों के संरक्षण से संबंधित है, अनुच्छेद 49। अनुच्छेद 48 किससे संबंधित है, तो दुधारू पशु या कृषि और पशु संरक्षण से संबंधित है। कृषि एंड पशु में दुधारू पशु का वध करने से भी इसमें रोकने का प्रावधान किया गया है, ठीक। ये चीज आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, ये हो गया। हाँ, इसमें ना बहुत लोग अपना अपना थोड़ा मत दिए हैं, वो मत देख लेते हैं। जैसे अगर पूछेगा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को संविधान का आत्मा किसने कहा था, आत्मा का अगर बात करेगा तो आत्मा बोले थे जी ऑस्टिन, कितने, ग्रेनविल ऑस्टिन के द्वारा संविधान का आत्मा कहा गया था इसको। अच्छा, एक राज्य के नीति निर्देशक तत्व को बैंक एक ऐसा चेक जिसका जो दे अपने मर्जी से करेगा, ये किसके द्वारा किया गया था, तो यह केटी शाह के द्वारा किया गया था। अगर बैंक से रिलेटेड कोई आय कथन दिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, तो केटी शाह आप नाम याद रखिएगा, ठीक है, केटी शाह। बी आर अम्बेडकर क्या बोले थे, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बोले थे नवीन विशेष बोला गया था। नवीन विशेष किसके द्वारा, बी आर अम्बेडकर के द्वारा। ये सब फैक्ट कल हम बता दिए थे। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता संबंधित है, हड़प्पा सभ्यता कहाँ से युग से संबंधित है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता को कहाँ से युगीन सभ्यता भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कहाँ से युगीन सभ्यता के नाम से भी हम लोग जानते हैं। हड़प्पा सभ्यता कहाँ से युगीन सभ्यता के नाम से जानते हैं, इसको सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसका बहुत सारा स्थल जो है सिंधु नदी के आसपास मिला है, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। हड़प्पा का खोज कब किया गया था, 1921 में किया गया था दयाराम साहनी के द्वारा। किससे, दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में किया गया था हड़प्पा का खोज। नेक्स्ट हम लोग पॉइंट इससे देख लेते हैं कि हड़प्पा का खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। अच्छा, जो हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता था, इसका कब से कब तक था, तो यह था 2350 से
1750 से BC यानी 1750 ईसा पूर्व तक यह था। ठीक, चलिए। और हाँ, एक चीज हम बताते हैं, इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक था। उत्तर ए हो गया, दक्षिण ए हो गया, पूरब, और ए हो गया पश्चिम। ठीक है, ए हो गया पश्चिम। तो उत्तर में सबसे पहले कहाँ तक फैला हुआ था, ऊपर में उत्तर में मांडा तक फैला हुआ था। मांडा कहाँ स्थित है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। और किस नदी के किनारे स्थित है, चेनाब नदी के किनारे तक फैला हुआ था। ठीक, नीचे कहाँ, दक्षिण में दायमाबाद तक फैला हुआ था। दक्षिण में कहाँ तक, दायमाबाद तक फैला हुआ था। और किस नदी के किनारे, ताप्ती नदी के किनारे तक फैला हुआ था, महाराष्ट्र के आसपास। या पूरब में कहाँ तक, आलमगीरपुर में फैला हुआ था। पूरब में आलमगीरपुर में फैला हुआ था, यूपी में पड़ता है आलमगीरपुर। और यह किस नदी के किनारे स्थित है, हिंडन नदी के किनारे स्थित है। कौन, हिंडन नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, और पश्चिम में यह फैला हुआ था सुतका गेंडोर तक। कहाँ, सुतका गेंडोर, सुतका गेंडोर तक फैला हुआ था। यह कहाँ स्थित है, यह पाकिस्तान में स्थित है। और यह दास्क नदी के किनारे स्थित है। यह फैक्ट आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं छठा नंबर क्वेश्चन। भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा है। भारत तथा चीन के बीच जो सीमा बनाने वाली रेखा है वह कौन सी रेखा है, मैकमोहन रेखा है। ऑप्शन बी राइट आंसर। रेड क्लिफ कहाँ, इंडिया और पाकिस्तान के बीच स्थित है। डूरंड रेखा पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान के बीच स्थित है। कुछ और इंपॉर्टेंट हम लोग सीमा रेखा देख लेते हैं, जैसे हिंडनबर्ग सीमा रेखा, हिंडनबर्ग एच, हिंडनबर्ग सीमा रेखा। ठीक है, हिंडनबर्ग सीमा रेखा कहाँ से स्थित है, पोलैंड एंड जर्मनी के बीच स्थित है। ठीक, हम शॉर्ट नेम लिख देते हैं। मैरनहीन रेखा, मैरनहीन रेखा बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी हाल ही में एग्जाम में आ सकता है। क्यों आ सकता है अभी बताते हैं। मैरनहीन, मैरनहीन रेखा कहाँ स्थित है, मैरनहीन रेखा जो है यह रसिया और फिनलैंड, रसिया और फिनलैंड के बीच स्थित है। रसिया और फिनलैंड के बीच स्थित है, क्योंकि फिनलैंड जो बनाया था यह रसिया के आक्रमण से रक्षा के लिए बनाया था मैनरहीन रेखा। और अभी रसिया और फिनलैंड में टेंशन चल रहा है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, ये चीज याद रखिएगा। अब जो कुछ डिग्री वाला रेखा, जैसे 49 डिग्री रेखा किसके, यूएसए और कनाडा के बीच स्थित है। ठीक है, और 17वीं समानांतर रेखा किसके किसके बीच स्थित है, उत्तरी वियतनाम, उत्तरी वियतनाम, उत्तरी वियतनाम प्लस दक्षिणी वियतनाम, दक्षिणी वियतनाम, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच स्थित है 17 डिग्री। 49 डिग्री जो रेखा है यूएसए और कनाडा के बीच स्थित है। चलिए, रेड क्लिफ रेखा हो गया, इंडिया पाकिस्तान के बीच। 24वीं समानांतर रेखा किसके बीच स्थित है, यह इंडिया और पाकिस्तान के बीच स्थित है। कहाँ पे, तो गुजरात का जो कच्छ का रण है वहां पे स्थित है। गुजरात के कच्छ के रण वाले हिस्से में स्थित है। 24वीं समानांतर रेखा इंडिया और पाकिस्तान के बीच स्थित है। 31वीं समानांतर रेखा कहाँ स्थित है, तो इराक, इराक और ईरान के बीच स्थित है। और 38वीं समानांतर रेखा उत्तर कोरिया, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच स्थित है। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच स्थित है 38वीं समानांतर रेखा। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। नीचे दी गई प्रमुख घटनाओं का सही तीर्थक्रम क्या है। नीचे दिए गए सभी घटनाओं का सही तीर्थक्रम आपको बताना है। चलिए, तो यहाँ पे जैसे SLV3 कब लॉन्च किया गया था, SLV3 को कब लॉन्च किया गया था, तो यह लॉन्च किया गया था SLV3 को 2003 में लॉन्च किया गया था। SLV3 को कब लॉन्च किया गया था, 2001 में, माफ कीजिएगा 2001 में लॉन्च किया गया था। बांग्लादेश बना था 1971 में। और सिक्किम 22वां राज्य कब बना था, सिक्किम भारत का जो 22वां राज्य है यह कब बना था, तो सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था 1975 में। कब बना था, 1975 में। और पोखरण-1 का परीक्षण 1974 में हुआ था। पोखरण-1 का परीक्षण कब हुआ था, 1974 में हुआ था। ठीक है, और इसका नाम क्या दिया गया था, स्माइलिंग बुद्धा, स्माइलिंग बुद्धा इसका नाम दिया गया था। स्माइलिंग बुद्धा इसका नाम दिया गया था। ओके, जो है यह बांग्लादेश 1971 में लड़ाई के समय बना था। ठीक है, भारत इसको आज़ाद कराया था अलग। और SLV3 जो 2001 में फर्स्ट टाइम लॉन्च किया गया था। चाहे पोखरण-1 हो गया। पोखरण-2 के बारे में हम लोग जान देते हैं। पोखरण-2, पोखरण-2, पोखरण कहाँ स्थित है, राजस्थान में स्थित है। पोखरण जो 2 हुआ था यह कब हुआ था, 1998 में हुआ था। ठीक है, 11 से 13 मई के बीच। और इसका नाम दिया गया था ऑपरेशन शक्ति, ऑपरेशन शक्ति इसका नाम दिया गया था। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो बोल रहा है सही क्रम बताना है आपको, चीजें नीचे दिए गए सही क्रम। तो जो सबसे पहले क्या हुआ था, सबसे पहले हुआ था 2, 2 उसके बाद क्या हुआ था, 2 के बाद 4 होगा, 2 के बाद 4, 2 के बाद 4, उसके बाद 3 1975 और उसके बाद 1 2001। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं इसका 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से किन देशों में के समूह से भूमध्य रेखा गुजरता है। इसमें से कौन सा देश है जिसके बीचों बीच भूमध्य रेखा गुजरता है, ये आपको बताना है। ठीक, तो भूमध्य रेखा जो है वह गुजरता है आपको किस किस देश के बीच से गुजरता है, कोलंबिया, केन्या तथा इंडोनेशिया से गुजरता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अब इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। जैसे भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा
यह भूमध्य रेखा पर दिन और रात कब कब बराबर होता है? एक बार तो 21 मार्च को बराबर होता है। ओके, 21 मार्च और 23 सितंबर, 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होता है भूमध्य रेखा पर। इसको कितने देश से गुजरती है? भूमध्य रेखा टोटल 13 देश से गुजरती है, जिसमें एशिया के कितने देश है? एशिया के 5 देश है। कौन कौन से एशिया के 5 देश हैं? वह है मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती, ठीक है, साओ टोम, ठीक है, और पिंसिप, ठीक है, पिंसिप, ठीक है। कौन कौन से देश से होकर गुजरती है? तो मलेशिया, माफ कीजिएगा, मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती, साओ टोम और पिंसिप। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं साउथ अमेरिका से होकर गुजरती है। साउथ अमेरिका के कौन कौन से देश से होकर? इक्वाडोर, ठीक है, कोलंबिया, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील से। साउथ अमेरिका के 3 देश से गुजरती है। और केवल अफ्रीका के देखते हैं, अफ्रीका महादेश के युगांडा से, केन्या से, सोमालिया से, गैबोन से, ठीक है, गैबोन से और कांगो गणराज्य से होकर गुजरती है। ये आप नाम याद रखिएगा, ठीक है। इतना ये टोटल जो 13 देश है, इस 13 देश से होकर कौन भूमध्य रेखा गुजरती है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन बोला है, चीनी यात्री ह्वेनसांग ने भारत पर भ्रमण किया, कब किया, किसके शासनकाल में? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में किए थे। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, हर्षवर्धन के शासनकाल में, ठीक, हर्षवर्धन के शासनकाल में किए थे चीनी ह्वेनसांग के द्वारा जो पुस्तक लिखा गया था उसका नाम क्या था? उसका नाम था सी यू की। क्या नाम था? सी यू की। इनके पुस्तक का नाम था सी यू की। लगभग 15 वर्ष तक भारत में रहे थे और नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़े भी थे, नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़े और यहाँ टीचर का भी काम किए थे। पुलकेशिन हर्षवर्धन से संबंधित एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, एहोल अभिलेख। एहोल अभिलेख किससे संबंधित है? एहोल अभिलेख ऐसे संबंधित है पुलकेशिन द्वितीय से। पुलकेशिन द्वितीय का विजय का वर्णन किया गया है, लेकिन इसमें एक युद्ध का चर्चा किया गया। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पे हराया था और एक हर एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है, नर्मदा नदी के तट पे हराया था कौन? पुलकेशिन द्वितीय हर्षवर्धन को, ठीक है। हर्षवर्धन जो था यह कब 629 एडी में यह आए थे। 629 एडी में ह्वेनसांग हर्षवर्धन के काल में आए थे। और हर्षवर्धन किस वंश से संबंधित है? पुष्य भूति वंश से संबंधित है हर्षवर्धन, ठीक है, पुष्य भूति वंश से संबंधित है, जिसको वैश्य वंश या वर्धन वंश के नाम से भी हम लोग जानते हैं। और पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश से संबंधित है। किससे? चालुक्य वंश से संबंधित है पुलकेशिन द्वितीय। चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल के बारे में यह जानकारी किसमें मिलता है? तो जो अर्थशास्त्र जो पुस्तक है, अर्थशास्त्र पुस्तक है जो चाणक्य के द्वारा लिखा गया था, विष्णुगुप्त या कौटिल्य उनका नाम है, उनका जानकारी इसमें मिलता है अर्थशास्त्र का। कुछ और चीनी यात्री जो आए थे, जैसे चीनी यात्री मतलब विदेशी यात्री आए थे। डायनीसियस किसके दरबार में आए थे? डायनीसियस जो आए थे यह बिंदुसार के दरबार में आए थे डायनीसियस। ओके, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आए थे विदेशी यात्री? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज आए थे। और चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार शासनकाल में कौन आए थे? तो वह आए थे फहियान जो आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया था। संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसके द्वारा? जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। कब? गांधी मैदान पटना में 1974 में किया गया था। संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसके द्वारा किया गया था? तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। और इनको भारत रत्न कब दिया गया था? 1999 में भारत रत्न दिया गया था। इनको मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था। जयप्रकाश नारायण ने 1950 में सर्वोदय योजना का शुरुआत किए थे। सर्वोदय योजना का शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? जयप्रकाश नारायण के द्वारा शुरू किया गया था 1950 में। ओके, और चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। इसमें क्या है, महात्मा गांधी से रिलेटेड और फैक्ट जान लीजिए। महात्मा गांधी के द्वारा कौन कौन सा आंदोलन चलाया गया था? चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, ये सब किसके द्वारा चलाया गया था? तो यह महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था। नेक्स्ट हम लोग 11 नंबर फैक्ट देख लेते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। एपीजे अब्दुल कलाम विंग्स ऑफ फायर के लेखक है। इनका एक और कुछ पुस्तक है जिनका नाम है इग्नाइटेड माइंड्स, ठीक है, यू आर बर्न टू ब्लॉसम, टेक माई जर्नी बियॉन्ड, ये सब किसके द्वारा? इंडिया 2020 विजन फॉर द यू मिलेनियम, यह सब पुस्तक किसके द्वारा? एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखा गया था। इंडिया माई ड्रीम, ये भी एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखा गया था। ये पुस्तक इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। इंडिया माई ड्रीम किसके द्वारा लिखा गया था? एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखा गया था। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पुस्तक कौन कौन सा लिखा गया था?
तो इसका डिस्कवरी ऑफ इंडिया, मेरी कहानी, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ये सब जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया था। अरुंधति राय के द्वारा एक पुस्तक लिखा गया था, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, अरुंधति राय के द्वारा पुस्तक लिखा गया था। 12 नंबर क्वेश्चन है, भाखड़ा नंगल बांध स्थित है, भाखड़ा नंगल बांध सतलज नदी पे स्थित है, ऑप्शन बी राइट आंसर देगा। और भारत का पहला बांध है भाखड़ा नंगल बांध। और कुछ बांधे देख लीजिए, जैसे रंजीत सागर बांध किस नदी पे स्थित है, रावी नदी पे स्थित है। रंजीत सागर बांध किस पे, रावी नदी पे स्थित है। चिनाब नदी पे दो बांध स्थित है, एक है दुलहस्ती, क्या है, एक दुलहस्ती है, दुलहस्ती और सलाला बांध किस पे स्थित है, चेनाब नदी पर स्थित है, ठीक है। और एक है बेतवा और माता टीला, फराक्का परियोजना गंगा नदी पे स्थित है, गंगा नदी पे क्या स्थित है, फराक्का, ठीक, फराक्का, ठीक। और माता टीला परियोजना बेतवा नदी पे स्थित है। माता टीला जो परियोजना है बेतवा नदी पर स्थित है। उकाई और काकरापार परियोजना ताप्ती नदी पे स्थित है। और हीराकुंड बांध किस पे स्थित है, महानदी पे स्थित है। ये भी फैक्ट आप याद रखिएगा। देखिए बहुत सारा फैक्ट नहीं लिख पा रहे हैं, उसमें ना क्या होगा, टाइम जाएगा। आप बस सुन लीजिए, ठीक है, वीडियो को एक बार देखिएगा, और बुक जो अगर आप खरीदे हैं तो उसमें आप पढ़ लीजिएगा, मिल जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, कल्हन द्वारा रचित राजतरंगिणी में वर्णन है, राजतरंगिणी में क्या चीज का वर्णन है, तो यह कश्मीर का इतिहास राजतरंगिणी में मिलता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, जिसके किसके द्वारा लिखा गया था, कल्हन के द्वारा लिखा गया था। ओके, किस भाषा में लिखा गया था, क्वेश्चन आता है। तो कल्हन के द्वारा जो राजतरंगिणी है यह संस्कृत भाषा में लिखा गया था, संस्कृत भाषा में लिखा गया था। और चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के बारे में अर्थशास्त्र में मिलता है, जिसकी रचना किसके द्वारा किया गया था, तो वह चाणक्य के द्वारा किया गया था, चंद्रगुप्त मौर्य के। 14 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। बोला राजा राम मोहन राय संस्थापक थे, राजा राम मोहन राय क्या चीज के संस्थापक थे, ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 16 नंबर क्वेश्चन, ठीक। 16 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, मैनी गॉट रेखा किन देशों के बीच स्थित है, मैनी गॉट रेखा किन दो देशों के बीच स्थित है, यह स्थित है फ्रांस और जर्मनी के बीच। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, फ्रांस और जर्मनी के बीच स्थित है। और 49 डिग्री रेखा यूएस और कनाडा के बीच स्थित है, 49 डिग्री रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच। अभी हम ऊपर बताएं, आप कमेंट करके बताइए जर्मनी और पोलैंड के बीच कौन सा रेखा स्थित है, ठीक है। जर्मनी और पोलैंड के बीच कौन सा रेखा स्थित है, हम हिंट्स दे देते हैं, दो है, एक एच से है और एक ओ से है, हिंडनबर्ग और ओडरनीस है, बता ही देते हैं। चलिए, हिंडनबर्ग और ओडरनीस है जो जर्मनी और पोलैंड से स्थित है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। अरे 16 नंबर क्वेश्चन मिस्टेक हो गया। अच्छा, इसको ना हम कम्युनिटी में डाल देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के रूपरेखा को अंगीकार किया था, यह कौन सा अंगीकार किसके द्वारा, मतलब कब स्वीकृति किया गया था, कब अपनाया गया था राष्ट्रीय ध्वज को, 22 जुलाई 1947 को। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। 16 नंबर क्वेश्चन ये था कि सतलज नदी कहाँ से निकलता है, तो मानसरोवर झील से निकलता है, चाइना में राकसताल से, ठीक है। याद आ गया क्वेश्चन, हमको याद है। चलिए 18 नंबर को 17 नंबर देख लेते हैं ना, राष्ट्रीय ध्वज, ठीक है। राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित फैक्ट देख लेते हैं। ये तिरंगा से संबंधित, इसको, इसमें कितने कलर होते हैं, 3 कलर होते हैं। और इसमें जो चक्र होते हैं, चक्र यह कहाँ से लाया गया, सारनाथ, चक्र जो होता है यह सारनाथ स्तंभ से लाया गया। सारनाथ स्तंभ किसके द्वारा बनाया गया था, अशोक के द्वारा बनाया गया था। और एक कहाँ स्थित है सारनाथ, उत्तर यूपी में स्थित है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिए थे, बुद्ध भगवान ने अपना पहला उपदेश, फर्स्ट उपदेश यहीं पे दिए थे, सारनाथ, सारनाथ में ही दिए थे, ठीक। अच्छा, तिरंगा के डिजाइन किसके द्वारा किया गया था, पिंगली वकैया के द्वारा ये इसका डिजाइन किया गया था। ये भी फैक्ट आप याद रखिएगा तिरंगा का, ठीक। इसका लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है, 3:2 इसका लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है। 18 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रगान पहली बार गाया गया था 1911 में, कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। कहाँ पे, कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था 1911 में, जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था, पंडित बीसन नारायण के द्वारा, पंडित बीसन नारायण के द्वारा इसकी अध्यक्षता किया गया था। बीसन नारायण धर इनका पूरा नाम था, ठीक है। बस बीसन नारायण याद रखिएगा, इनके द्वारा इनकी अध्यक्षता किया गया था। कब हुआ था, कभी डेट वगैरह पूछ दे तो याद रखिएगा, 27 दिसंबर को 1911 में ये हुआ था। और भारतीय राष्ट्रीय गान, ठीक है, भारतीय राष्ट्रगान गाया गया था। अच्छा, हमारे संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया था, 24 जनवरी 1950 को इसको अपनाया गया था संविधान सभा के द्वारा, भारतीय राष्ट्रीय राष्ट्रगान को। राष्ट्रगान जो है वो क्या है, जनगण मन है, जन गण मन, जिसकी रचना किसके द्वारा किया गया था, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा इसकी रचना किया गया था, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा इसकी रचना किया गया था। और ये कितना देर में गाया जाता है, पूरा 52 सेकंड में गाया जाता है, और संक्षिप्त रूप इसका 20 सेकंड में गाया जाता है, ठीक। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं
भारत में श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वी कुरियन माने जाते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर वी कुरियन, मोरारजी देसाई भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। और भारत में हरित क्रांति के जनक क्या है? एस एस स्वामीनाथन को माना जाता है। एस एस स्वामीनाथन को माना जाता है। श्वेत क्रांति किस चीज के उत्पादन से संबंधित है? दूध उत्पादन से संबंधित है। वी कुरियन को मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। मिल्क मैन ऑफ इंडिया। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? भारत का राष्ट्रीय फल आम है। अच्छा, भारत का राष्ट्रीय फल आम है। और क्या है? भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। राष्ट्रीय जो है वह पशु बाघ है। और राष्ट्रीय पेड़ बरगद है। राष्ट्रीय विरासत पशु पूछे तो कौन सा? हाथी है। और राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। दुनिया का नवीनतम देश कौन है? वह है दक्षिणी सूडान। दुनिया का नवीनतम देश दक्षिण सूडान है। कैसे यह है? क्योंकि देखिए दुनिया में लगभग 246 से भी ज्यादा देश है, लेकिन हम लोग 192 देश को रिकॉग्नाइज करते हैं, क्योंकि 192 देश ही यूनाइटेड नेशन में शामिल है इसलिए। और यूनाइटेड नेशन का जो लास्ट में जो शामिल होने वाला देश था 2011 में शामिल हुआ था, कौन सा? दक्षिणी सूडान। इसलिए इसको नवीनतम देश माना जाता है। सूडान से अलग होकर दक्षिण सूडान बना था। ठीक है, चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखिए। न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश कौन सा है? वह बिहार है। न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश कौन सा है? बिहार है। बिहार का साक्षरता दर कितना है? 63.82% है बिहार का साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार। हाईएस्ट कौन सा है? केरल में। हाईएस्ट कहाँ पे है? केरल में, जहाँ 93.91% लोग शिक्षित है यहाँ पे केरल में। 23 नंबर क्वेश्चन है। सम्राट अशोक जिसने 40 वर्षों तक भारत में राज्य की राजधानी उस समय नाम था, मतलब अशोक के राजधानी का नाम क्या था? तो वह था पाटलिपुत्र। ऑप्शन सी राइट आंसर। 40 वर्षों तक। ठीक है। अच्छा, अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था? 269 ईस्वी में राजा बना था। और राजा बनने के 8वीं वर्ष कलिंग का लड़ाई हुआ था। क्या हुआ था? कलिंग का लड़ाई हुआ था। और उसके बाद कलिंग का लड़ाई के बाद इसका माइंड चेंज हुआ और यह बौद्ध धर्म अपना लिया था। कौन सा धर्म अपना लिया था? बौद्ध धर्म अपना लिया था राजा अशोक ने, सम्राट अशोक ने। और जो हम लोग सारनाथ ऊपर पढ़े हैं, सारनाथ का अशोक स्तंभ अशोक के द्वारा ही बनवाया गया था। ठीक है। अशोक के पिताजी का नाम क्या था? अशोक के पापा जी का नाम था बिंदुसार। और बिंदुसार के पापा जी का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। अशोक मौर्य वंश से संबंधित था और मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। ये फैक्ट हम लोग पीछे बता दिए हैं पीछे के वीडियो में, इसलिए इसमें ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं। 24 नंबर है। ऐसा प्रथम इंजीनियरिंग स्नातक जो किसी राज्य के 2 बार मुख्यमंत्री रहा हो वह संबंधित है किससे? तो वह बिहार से संबंधित है। और यहाँ पे किसका बात हो रहा है? नीतीश कुमार जी का बात हो रहा है। ठीक, यह इंजीनियरिंग और स्नातक किए हुए हैं। और यह दो बार क्या, अब तीन बार रह चुके हैं, क्योंकि 2005 से ये अभी तक 2005 से 2023 तक अभी तक ये मुख्यमंत्री बने हुए। बीच में कुछ दिन के लिए गैप था, मतलब कुछ दिन के लिए, तो उसको मायने नहीं रखता। तो ये अब चौथा बार इनका एक कार्यकाल रहा। लेकिन मुख्यमंत्री बनने का सबसे ज्यादा रिकॉर्ड इन्हीं के नाम पे है। 7 बार बिहार के मुख्यमंत्री बन चुके हैं भाई साहब। ठीक है, तो याद रखिएगा। और रेल मंत्री भी रहे हैं, नीतीश कुमार रेल मंत्री भी रहे हैं। 2001 से 2004 तक जो है रेल मंत्री भी रहे हैं। नीतीश कुमार फर्स्ट टाइम मुख्यमंत्री कब बने थे बिहार का? 2000 ईस्वी में बने थे, लेकिन 7 दिन के लिए ही बने थे। उनके बाद इनका सरकार गिर गया था। तो 25 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन बोला, निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? तो जो बांग्लादेश है आसियान का सदस्य नहीं है। आसियान का फुल फॉर्म क्या होता है? आसियान। आसियान का फुल फॉर्म होता है, ठीक है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन इसका फुल फॉर्म होता है। इसमें टोटल 10 देश शामिल है। वह 10 देश कौन कौन सा है? तो वह 10 देश है। म्यांमार, कंबोडिया, लाओस, थाईलैंड, वियतनाम। ठीक है, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस और ब्रुनेई। ये 10 देश इसके अंदर शामिल है। ठीक है, इसका स्थापना कब हुआ था? आसियान का स्थापना 1967 ईस्वी में इसका स्थापना किया गया था आसियान का। और इसमें बांग्लादेश शामिल नहीं है। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? इससे हेड क्वार्टर जकार्ता में स्थित है। और जकार्ता कहाँ पे यह है? यह इंडोनेशिया में स्थित है, जकार्ता। ये भी फैक्ट आप याद रखिएगा। ठीक है, भारत और एशियान का मीटिंग होता है जो 1991 से होना स्टार्ट हुआ था, सॉरी 1996 से होना स्टार्ट हुआ था। लेकिन भारत इसका जो है वह सदस्य देश नहीं नहीं है। 26 नंबर क्वेश्चन है। उस राज्य का नाम बताइए जहां भारत के प्रथम राष्ट्रपति चुने गए थे। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति बिहार से चुने गए थे, जिनका नाम क्या था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनको भारत रत्न के नाम देश रत्न के नाम से भी जानते हैं। क्या नाम से? देश रत्न के नाम से भी जानते हैं। भारत रत्न भी इनको दिया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, और देश रत्न के नाम से भी जानते हैं। और इनको अजात शत्रु के नाम से भी जानते हैं। क्या नाम से? अजात शत्रु के नाम से भी इनको हम लोग जानते हैं। फैक्ट आप याद रखिएगा। ठीक है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे।
और जब अंतरिम सरकार का गठन किया गया था उसमें ये खाद्य मंत्री थे। अभी ये क्वेश्चन इस सेट में है, ठीक। चलिए मैथ का भी आने वाला, मैथ का भी जो प्रैक्टिस सेट है वो आने वाला, जिसमें हम लोग केवल और केवल ऑप्शन से मैथ को डिस्कस करेंगे, तो आप लोग तैयार रहिएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। पटना साहिब जो गुरुद्वारा है वही उन्हीं की याद में बनाया गया है। तो यह सिखों के अंतिम गुरु थे और गुरु गोविंद सिंह, और यह 10वें गुरु भी माना जाता है इनको, ठीक। खालसा पंथ का स्थापना किन के द्वारा किया गया था? खालसा पंथ का स्थापना भी इन्हीं के द्वारा किया गया था, गुरु गोविंद सिंह के द्वारा ही किया गया था खालसा पंथ का स्थापना। और गुरु गोविंद सिंह, ओके। 1600 इनका जन्म कब हुआ था? 1666 ईस्वी में इसका इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। अच्छा, इनका हत्या किसके द्वारा कर दिया गया था? गुल खां के द्वारा इनका हत्या कर दिया गया था। किसके द्वारा? गुल खां के द्वारा इनका हत्या कर दिया गया था। 28 नंबर क्वेश्चन है, 1946 में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के मंत्री थे? खाद्य एवं कृषि विभाग के मंत्री थे। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, जब इनका गठन हुआ था, ठीक है। रक्षा मंत्री कौन थे? बलदेव सिंह थे। बलदेव सिंह रक्षा मंत्री थे अंतरिम सरकार का जब गठन हुआ था, ठीक है। रेल मंत्री कौन थे? अरुणा असफ अली थे। गृह सूचना प्रसारण मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। उद्योग और आपूर्ति मंत्री जॉन मथाई थे, और श्रम मंत्री जगजीवन राम थे। ये फैक्ट याद रखिएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, वैश्विक तापमान के बढ़ने की समस्या से निपटने के लिए अपने लोगों पर कार्बन कर लगाने जाने का प्रस्ताव करने वाला विश्व का पहला देश निम्नलिखित में से कौन बनेगा? तो वह न्यूजीलैंड बनेगा। यानी न्यूजीलैंड जो है वो अपने लोग पे कार्बन कर लगाएगा, क्योंकि कार्बन बहुत ज्यादा फैल रहा है। 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में 2005 में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र उल्लेखनीय उन्नति की थी? वह फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर के यूरेनियम प्लूटोनियम मिश्रित कार्बाइड ईंधन का पुनर्साधनीकरण में विकसित किया था। ऑप्शन ए राइट है। यह उस टाइम का करंट अफेयर है, ये भी करंट अफेयर है। 31 नंबर, इच्छा मृत्यु को कानूनी रूप देने वाला पहला देश कौन बन गया है? वह जो बन गया है वो इच्छा मृत्यु को कानूनी रूप देने वाला पहला देश कौन बन गया है? यह बन गया है नीदरलैंड। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग सर्वप्रथम भारत के संविधान की किसी धारा के अंतर्गत किसी निश्चित प्रावधान के अनुपालन में स्थापित किया गया था? यह स्थापित किया गया था चुनाव आयोग। यानी सीधा सीधा कहने का मतलब यह है कि संविधान के थ्रू पहला आयोग कौन सा बनाया गया था? चुनाव आयोग बनाया गया था। कब चुनाव आयोग का स्थापना कब हुआ था? यह हुआ था 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग का स्थापना हुआ था। और वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। जो वर्तमान में कौन है मुख्य चुनाव आयुक्त? सुशील चंद्रा है। कौन है? सुशील चंद्रा, ठीक है। सुशील चंद्रा वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त है, सुशील चंद्रा, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा। इनको जो राष्ट्रपति के मुख्य चुनाव आयुक्त है, इसके महाभियोग के द्वारा ही हटाया जा सकता है। ये अपना शपथ वगैरह नहीं देते, महाभियोग के द्वारा हटाया जाता है, ठीक है। और चुनाव आयोग जो होता है वह संविधान के अनुच्छेद 324 से 329 तक चुनाव आयोग का प्रावधान किया गया। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 33 नंबर क्वेश्चन, विश्व आर्थिक फोरम की वार्षिक बैठक का स्थल जो है दावोस कहाँ पर स्थित है? यह स्विट्जरलैंड में स्थित है। हमेशा जो विश्व आर्थिक फोरम है हमेशा इसका बैठक दावोस में ही होता है, इसलिए इसे क्वेश्चन बनता है। विश्व आर्थिक फोरम की स्थापना 1971 में किया गया था, ठीक है। और दावोस स्विट्जरलैंड में स्थित है। ओलंपिक खेलों में किस खेल के लिए बैल बारकर कप प्रदान किया जाता है? बैल बारकर कप मुक्केबाजी के लिए प्रदान किया जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर, रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है, दिलीप ट्रॉफी भी क्रिकेट से संबंधित है, ऐसा फैक्ट याद रखिएगा। प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किनके बीच में स्थित है? किन नदियों के बीच में स्थित है? सिंधु और झेलम के बीच में स्थित है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ये जो फैक्ट है हम कल बता दिए थे आपको, एडिटोरिया का जो बता रहे थे 5000 ऑब्जेक्टिव का सेट 2 में भी हम ये बताए थे कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा। और देखिए ये प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ भी क्वेश्चन है, ठीक है। और तक्षशिला से ही कौन पढ़े हुए थे? चाणक्य पढ़े हुए थे, जो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे, और इसमें अपना टीचर भी थे चाणक्य। 36 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ के द्वारा प्रसिद्ध हुआ है? तो सन्यासी विद्रोह यह हुआ था, ठीक है। और यह सन्यासी विद्रोह यहाँ से प्रसिद्ध हुआ है। और किसके विरुद्ध हुआ था? जो उस टाइम केना जो सरकार था, केना सरकार के विरुद्ध ये हुआ था सन्यासी विद्रोह। आनंद मठ से ही हमारा राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम लिया गया। वंदे मातरम जो किससे लिया गया? वंदे मातरम लिया गया आनंद मठ से ही लिया गया, जिसके रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी जी है, ठीक है। और ये विद्रोह कब हुआ था? सन्यासी विद्रोह अप्रोक्स 1766 से 1800 के बीच हुआ था यह विद्रोह। नेक्स्ट है 37 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? महानदी का उद्गम स्थल छत्तीसगढ़ में, बिल्कुल सही है। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर में है, सही है। कावेरी नदी का उद्गम स्थल नहीं, आंध्र प्रदेश में नहीं। कावेरी नदी कहाँ से निकलती है भाई साहब? तो ये कर्नाटक से निकलती है। कहाँ से? कर्नाटक से निकलती है।
ताप्ती नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश, ये भी सही है। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा बोलते हैं और गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा बोलते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक है? हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक इनमें से कौन सा है? तो वह है गंगूबाई गंगूबाई हंगल, स्वप्न सुंदरी, माफ कीजिएगा, स्वप्न गंगूबाई हंगल इसका राइट आंसर हो जाएगा किसका? 38 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में हिंदुस्तानी शास्त्रीय नृत्य से कौन संबंधित है? तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है गंगूबाई हंगल, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ये जो थोड़ा सा इसको मिटा दे, क्योंकि ये जो स्वप्न संदूरी है यह संबंधित है आपको कुचिपुड़ी से। किससे संबंधित है? कुचिपुड़ी से संबंधित है, ठीक है, कुचिपुड़ी से। लीला सैमसंग तो ये तो जो बोर्ड है सेंसर बोर्ड, उसका अध्यक्ष रह चुकी है, उसका अध्यक्ष रह चुकी है। और ठीक है, और ये भारतनाट्यम से भी संबंधित है। किससे संबंधित है? भारतनाट्यम से भी ये संबंधित है, ये भी फैक्ट याद रखिए, लीला सैमसन। नेक्स्ट हम 39 नंबर क्वेश्चन देख ले। कोलंबो से अल्मोड़ा तक व्याख्यान निम्नलिखित में से किसके अनुभवों पर आधारित है? यह स्वामी विवेकानंद के अनुभवों पर आधारित है। 39 का डी राइट आंसर हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद, ठीक है। विवेकानंद के द्वारा कुछ पुस्तक लिखा गया था, कर्म योग, ज्ञान योग, राशि योग, ये सब किसके द्वारा लिखा गया था? यह राजयोग, ये सब लिखा गया था स्वामी विवेकानंद के द्वारा, ठीक। प्रबुद्ध भारत किसके द्वारा? प्रबुद्ध भारत भी इसका स्थापना किसके द्वारा? स्वामी विवेकानंद के द्वारा ही किया गया था। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। बोल रहा है विज्ञान वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, इसके हमेशा अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, ऑप्शन सी राइट है। या अंतरिक्ष से संबंधित जो भी जो होता है उसका भी, अंतरिक्ष से संबंधित जितने भी संस्था है उसके भी अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री ही होते हैं। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है एस एस स्वामीनाथन को, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। एस एस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 42 नंबर क्वेश्चन। श्री कुमार बनर्जी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? श्री कुमार बनर्जी किससे संबंधित है? तो ये उस टाइम का करेंट अफेयर है, ठीक है, लेकिन ये जो संबंधित है यह किससे संबंधित है? परमाणु ऊर्जा आयोग से संबंधित है। लेकिन वर्तमान में परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में है कमलेश नीलकंठ। कौन है? कमलेश नीलकंठ है, कमलेश नीलकंठ, ठीक है, याद रखिएगा। व्यास, कमलेश नीलकंठ व्यास पूरा नाम है। राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट संस्थान कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। राष्ट्रीय गवर्नमेंट संस्थान हैदराबाद में स्थित है, ठीक है। हैदराबाद में राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान भी स्थित है और डीएनए फिंगरप्रिंट जो अनुसंधान संस्थान भी कहाँ पे स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। यहाँ पे ऑप्शन में मुंबई है। मुंबई में कौन है? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है। चेन्नई ऑप्शन में, चेन्नई में केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई में स्थित है। पुणे में भारतीय मौसम वेधशाला पुणे में स्थित है। 44 नंबर क्वेश्चन है, वह भारतीय टेनिस खिलाड़ी जो फिल्म निर्माता है तो हॉलीवुड से जुड़े हुए हैं, वह कौन है? वह है लिएंडर पेस, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। उस टाइम के करंट का क्वेश्चन है। लव निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? टेनिस से संबंधित है। लव ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर है, 2014 के राष्ट्रमंडल खेल निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किए जाएंगे? तो जो 2014 का उस टाइम का करंट अफेयर है तो यह स्कॉटलैंड में आयोजित किए गए थे। 47 नंबर क्वेश्चन है, वृंदावन गार्डन कहाँ स्थित है? वृंदावन गार्डन जो है वह मैसूर में स्थित है, न कि मथुरा मार दीजिएगा वृंदावन से सुनकर। मैसूर में स्थित है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 47 का सी, ठीक है। 48 है, उस राज्य का नाम बताइए जहां अधिकतम संख्या में केंद्रीय रेल मंत्री बने हैं, तो वह बिहार है। बिहार से टोटल 5 रेल मंत्री बने हैं। ललित नारायण मिश्र बने, जॉर्ज फर्नांडिस, रामविलास पासवान, उसके बाद नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव। ये टोटल 5 आदमी अभी तक बिहार से जो है वो बिहार से रेल मंत्री बने। प्रथम रेल मंत्री कौन थे? जॉन मथाई थे। वर्तमान में अश्विनी वैष्णव है। निम्नलिखित में से कौन सा टेनिस खिलाड़ी है? निम्नलिखित में से कौन सा टेनिस खिलाड़ी है? तो वह ग्रेग जोन्स जो है टेनिस खिलाड़ी। 49 का भी राइट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर है, श्री एच आर भारद्वाज राज्यपाल है। श्री एच आर भारद्वाज जो है वो किस देश के माफ कीजिएगा, किस राज्य के राज्यपाल थे? कर्नाटक के थे, ठीक है, क्योंकि ये उस टाइम का बात पूछा जा रहा है जब 2011 में एग्जाम हुआ था तब का बात पूछा था। ये कर्नाटक के उस टाइम राज्यपाल थे। वर्तमान में कौन है? थावर चंद गहलोत थावर चंद गहलोत है। थोड़ा जल्दी जल्दी इससे निकालिए कि थोड़ा सा अभी जोर जोर से बोलने में प्रॉब्लम हो रहा है इसलिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं किए। और ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे जल्दी मैथ का वीडियो आएगा और इसका प्रैक्टिस सेट 2 भी आएगा। अगर वीडियो में और कैसे इंप्रूव करना है, थोड़ा ज़्यादा फास्ट बोलना है और स्लो करना चाहिए या और फास्ट करना चाहिए, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।